नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। मैं फिर से आई हूँ मध्य प्रदेश सिविल जज का 2019 का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर लेकर के। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड कराऊंगी अपने चैनल पे, और आप भी अपनी बात निभाइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को या जो भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, है ना, ताकि उनको इन वीडियोस के बारे में पता चले कि लास्ट ईयर के पेपर अपलोड मेरे चैनल पे किए जा रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं। तो देखो, आज हम इस वीडियो में देख लेंगे सेकंड शिफ्ट वाला पेपर जो 2019 में एमपी में हुआ था। ऑनलाइन पेपर हुआ था। ये 150 क्वेश्चन आए थे, 110 लॉ के क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन जो थे वो जीके और कंप्यूटर इंग्लिश वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है कि संसद को किसी संधि या फिर अंतर्राष्ट्रीय करार के प्रयोजन के लिए किसी विषय के बाबत विधान शक्ति बनानी है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। कि मतलब संसद के पास में ये किस आर्टिकल में बताया है कि संसद जो है कोई भी संधि या कोई अंतर्राष्ट्रीय करार इसको उसके लिए कोई भी विषय पर कोई विधान बना सकता है, कोई लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। किस आर्टिकल में है ये? तो ये दिया गया है 253 आर्टिकल में। डी आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन यह प्रश्न अवधारित करता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल के आधार पर निहरता के अधीन हो गया है। जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल प्रावधान बताया है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि जो है संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें लोकसभा का सदस्य दल बदल के आधार पर निहरता यानी कि उसको हटाए जाने के अधीन हो गया है। तो ये किसके लिए है? ये लोकसभा के अध्यक्ष के लिए है। इसमें ऑप्शन ए इसमें होगा। अगला है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और उनके जो अधिनियम है आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित ना करे तब तक क्या होगी? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उसके अधिनियम की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या होगी? सही आंसर इसमें क्या होगा? तो उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही की भाषा क्या होगी? वो इंग्लिश होगी। ये हमारे संविधान में ही बताया गया है ना। लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश होगी। सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब इंग्लिश में ही होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर जो कि ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अहर्ता रखता है। मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसकी? तो यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय में यदि कोई विश्वविद्यालय का किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है और वो लॉ में विधिवेत्ता है, मतलब उसको लॉ की बहुत नॉलेज है, विशेषज्ञ मान लो, तो वो किस न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की एलिजिबिलिटी रखता है? तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में मतलब, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है? जो मतलब उसका पद है वो राष्ट्रपति की विवेक पर है। मतलब जब उनको मतलब टाइम पीरियड कोई है नहीं कि 5 साल 10 साल उसको पद पे रहना है। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पद पर कितने साल तक उस व्यक्ति को बनाए रखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। जो भारत का महान्यायवादी है उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 5 वर्ष के लिए होंगे या 10 वर्ष के लिए होंगे। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होते हैं, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बने रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसमें से सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार है जो नहीं आएगा? सिक्स्थ का आंसर यहाँ पे डी होगा। संविधान पूर्व की संधि और करार, मतलब संविधान से पहले की संधि और करार, ये सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार खाप पंचायतों को सम्मान रक्षा हेतु हत्या का आदेश देने का अधिकार नहीं है। को किस मामले में अभी निर्धारित किया था? ये किस मामले में बताया था? इसका सही आंसर है शांति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है इनमें से कौन सी रिट न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? क्या है इसका सही आंसर? यह है उत्प्रेषण लेख। सी आंसर है। अगला है अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 24 के बारे में बताना है आपको कि जो आर्टिकल 24 है वो किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करता है? तो ये 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने में या फिर
किसी खान में, या फिर जहाँ पर कोई संकट का कोई काम हो, परिसंकट में नियोजन में अगर कोई कार्य करता है तो वहाँ पे वो नहीं करेगा। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, उसको काम पे नहीं लगाया जाएगा, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, किसी खान में, या फिर जहाँ पर उसके जीवन को संकट हो, ऐसी जगह पर वो काम नहीं करेगा। अगला है 10th क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये मैंने अभी जो 19 वाला पेपर करवाया था, फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसमें भी था। अनुच्छेद 44 ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और मैंने इसको बताया था कि जैसे 4 यानी कि सेम सेम आ रहा है ना, ये 4 तो ऐसे ही भी याद कर लो इसको, समान नागरिक संहिता। 10th का आंसर डी होगा। आगे सीपीसी का क्वेश्चन है, आदेश 32 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अवयस्क वाद मित्रों को हटाया जा सकता है। सीपीसी में ये जो आदेश 32 और नियम 2 है, इसमें बताना है कि अवयस्क जो वाद है उनके मित्रों को किस तरीके से हटाया जाएगा, मतलब क्या इसका प्रोसीजर होगा। तो यदि वह वाद के लंबन के दौरान भारत के निवास छोड़ देता है तब, यदि उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है तब, या फिर सी कि जब वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तब, या फिर इसका डी ऑप्शन देखें तो इनमें से किसी भी एक कारण से। सही आंसर ये होगा कि इनमें से किसी भी एक कारण से वो उसको जो है अपने वाद उसको मित्र से हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला है प्रतिस्थापन का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में बताया गया है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस सेक्शन में है, ये बताया गया है 144 में। बी आंसर है इसका, 12th का बी। नेक्स्ट है सीपीसी के तहत जब पुनर्विलोकन का आदेश निरस्त कर दिया जाता है तब क्या होता है। तो तब जब पुनर्विलोपन का अगर आदेश निरस्त कर दिया जाए तो वहाँ पे अपील भी जो है नहीं की जा सकती है। बी आंसर है इसका। अगला है जहाँ संशोधन समाहित करने हेतु आदेश में कोई समय परिसीमा नहीं किया गया है तो संशोधन किया जा सकेगा। ये आदेश किस तारीख से होगा। तो ये किस तारीख से होगा, इसका है ये आदेश की तारीख के 14 दिन से। ठीक है। 14th का आंसर बी होगा। अगला है जहाँ कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहाँ न्यायालय व्यादेश के लिए आवेदन को व्यादेश दिए जाने से कितने दिन के भीतर निपटाएगी। यहाँ पर ये 30 दिन के भीतर निपटा देगी। अगला है 16th क्वेश्चन गिरफ्तारी और सिविल जेल में निरोध नहीं कराया जा सकता यदि डिक्री भुगतान के लिए है, कितने रुपए के भुगतान से अधिक की ना हो। तो यहाँ पर 2000 रुपये से अनधिक की ना हो। ठीक है। अगला है सीपीसी की धारा 148 के अनुसार न्यायालय नियत अवधि में मतलब कितनी अवधि में वृद्धि कर सकता है 148 के अनुसार। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 दिवस यानी कि 30 दिन के। अगला है एक पक्षीय कार्यवाही के वाद में प्रतिवादी वाद की अग्रिम कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में बताया था। तो ये बताया था अर्जुन सिंह विरुद्ध मोहिंदर कुमार। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या फिर डिक्री क्या होती है। जिस न्यायालय के पास में उसकी अधिकारिता ना हो तो वैसी डिक्री और निर्णय क्या होंगे। तो वे शून्य होंगे, वे कभी भी पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होंगे और पश्चातवर्ती वाद में चुनौती के योग्य होंगे। तो ये सभी सही आंसर है इसका। अगला है किस प्रावधान के अंतर्गत डिक्री पारित करने के पश्चात डिक्री धन किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश दिया जा सकता है। सही आंसर होगा इसका आदेश 20 नियम 11 सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 91 सीपीसी के अंतर्गत लोक बाधा से संबंधित घोषणा एवं व्यादेश से संबंधित वाद संस्थगित किया जा सकता है। तो ये 2 अथवा अधिक व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय की अनुमति से। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन न्यायालय द्वारा वाद को आदेश 17 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है तब वादी के पास सिर्फ यह उपचार उपलब्ध होता है कि वह दायर करे। वह यहाँ पर मतलब क्या दायर कर सकता है, तो वो यहाँ पे एक अपील दायर कर सकता है। नेक्स्ट है वाद दिनांक 20/11/2012 को प्रस्तुत किया गया था और यह वृद्धनिष्ठ रूप में अभिवाक किया गया है कि वाद कारण दिनांक 6/10/2012 को उत्पन्न हुआ था। प्रतिवादी उपस्थित हुआ और उसने वादोत्तर प्रस्तुत किए बिना एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इस आधार पर प्रस्तुत कर दिया कि वाद परिसीमा वादित है। बताइए कि इनमें से कौन सी विधिक स्थिति यहाँ पर होगी। यहाँ पे कौन सी विधिक स्थिति यहाँ पर होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसमें,
सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, कि यहाँ पे आदेश का पत्र निरस्त किया जाना उचित होगा, चूंकि आपत्ति का निराकरण पक्षकारों के साक्ष्य लिखबद्ध किए बिना ही किया जा सकता है। सी आंसर होगा। अगला है 24th क्वेश्चन। एक व्यवहार वाद विचारण न्यायालय द्वारा बार बार प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु नियत किया गया, किंतु उक्त अवसरों का प्रतिवादी ने लाभ नहीं लिया। तब दिनांक 10/11/2016 को जब प्रतिवादी एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, तब विचारण न्यायालय न एक पक्ष की कार्यवाही कर अंतिम तर्क सुने और न प्रकरण निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया। दिनांक 28/11/2016 को प्रतिवादी ने एक आवेदन के अंतर्गत आदेश, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे कट गया, एक मिनट देखते हैं इसको, ये फिर से आ गया है। हाँ, आदेश 9 नियम 7 से पठित धारा 151 CPC यहाँ पे प्रस्तुत करेगा। क्या प्रस्तुत करेगा? जो कि ये प्रचलन योग्य है या अप्रचलन योग्य है, या फिर यह न्यायालय के सॉरी अप्रचलन योग्य है। सी है कि यह न्यायालय के विवेक अधिकार है कि इसे स्वीकार करे या ना करे, और डी है कि न्यायालय की अंतर्भूत शक्तियों के अधीन है कि इसे स्वीकार करे या ना करे। सही आंसर 24th का सही आंसर क्या होगा इसमें? तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि ये अप्रचलन योग्य है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन। आदेश 23 नियम 1(3) CPC के तहत वाद के प्रत्याहरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक त्रुटि की परिधि में आता है? कौन आएगा यहाँ पर 25th का आंसर? CPC की धारा 80 के तहत नोटिस का अभाव है, और वाद शक्ति की पहचान के संबंध में भ्रम है, और सी है कि वाद का अनुचित मूल्यांकन। सही आंसर ऑप्शन डी होगा इसमें, कि ये सभी इसकी परिधि में आते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका 26 क्वेश्चन की कीमत के बदले में अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण जो कि दी जा चुकी हो या दिए जाने का वचन दिया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, या किसी भाग के देने का वचन किया गया हो, तो ऐसा समव्यवहार क्या कहलाता है? ऐसा समव्यवहार ये विक्रय कहलाता है। अगला है खाको का 1 लाख रुपए खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस ले लेगा। 10,000 रुपये के बारे में जो दान है क्या होगा? तो यहाँ पर ये शून्य होगा। नेक्स्ट है बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रावधानित है? बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि संपत्ति अंतरण किस सेक्शन में बताया गया है? तो 28 का आंसर यहाँ पर होगा धारा 63, धारा 63A, सेक्शन 65, सेक्शन 65A। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 63A। नेक्स्ट है अचल संपत्ति का निर्माण के उद्देश्य से पट्टा संविदा अथवा स्थानीय विधि अथवा विपरीत परंपरा के अलावा माना जाएगा। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वर्ष दर वर्ष। अगला है स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्ती या फिर 1 वर्ष से अधिक का पट्टा केवल किया जा सकता है। मतलब ये जो स्थावर संपत्ति है उसमें अगर वर्षानुवर्ती पट्टा होता है वो 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? 30 का आंसर यहाँ पे है कि जो इसको रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, मतलब रजिस्टर्ड किया जाएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन डी है कि इसको रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है 31। होल्डिंग ओवर का क्या प्रभाव होता है? होल्डिंग ओवर का प्रभाव इसमें से क्या होगा? ये पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा इसमें। अगला है कि TPA की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? मौखिक अंतरण से संबंधित यहाँ पे सेक्शन 9 है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन। अवधि बाह्य ऋण अदा करने का करार यहाँ पर क्या होता है? तो ये प्रवर्तनीय माना जाता है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात। अगला है 34 क्वेश्चन कि किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत है तो मूल में हो, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा कि करार का प्रवर्तन कराया जा सकता है, करार का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, करार शून्य है, या फिर करार किसी एक पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरण हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पे होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य हो जाएगा, मतलब एग्रीमेंट यहाँ पर शून्य है, वॉइड है। अगला है जब अभिकर्ता अपने स्वामी का नाम और अस्तित्व का खुलासा किए बिना तीसरे व्यक्ति से संविदा करता है तो तीसरे व्यक्ति को उसके मूल स्वामी का पता चलने पर तीसरा पक्ष दावा पेश कर सकता है। ये किसके विरुद्ध दावा यहाँ पर पेश कर सकता है?
तो ये अभिकर्ता और स्वामी अथवा दोनों, ये दोनों के ही विरुद्ध या फिर इनमें से किसी के विरुद्ध जो है अपना दावा पेश कर सकता है। अगला है 36 क्वेश्चन कि किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छिपाया जाना, किसी भी तथ्य को सक्रिय रूप से अगर छिपाए जा रहे हैं तो वो किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है कपट से, उससे फ्रॉड हुआ है, ये जानबूझ करके छिपाया गया कुछ तो वो फ्रॉड होता है। अगला है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए एक संविदा पर माल का परिधान करता है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तो वह उसको लौटा दिया जाएगा, या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा वैनित कर दिया जाएगा, तो तब उसको क्या कहते हैं हम? 37 का आंसर है यहाँ पे, हम उसको उपनिधान कहते हैं, उपनिधान इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बा से फा के विरुद्ध लूट के संबंध में उसके द्वारा संस्थगित किए गए अभियोजन को समाप्त करने का वादा करता है, तथा वा ली गई संपत्ति का मूल्य वापस करने का वादा करता है। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट क्या होगा? यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है वॉइड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। अगला है का 1000 रुपये का संदाय दिए जाने पर खा को अमुक दिन माल परिदत्त करने का वचन देता है, का उस दिन से पहले ही मर जाता है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कै के प्रतिनिधि खे को माल परिदत्त करने के लिए आबद्ध है और का के प्रतिनिधियों को खा 1000 रुपये देने के लिए आबद्ध है। तो यहाँ डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, एक करार जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हुआ हो और विधि के तहत प्रवर्तनीय है किंतु प्रतिफल यहाँ पे अपर्याप्त है, तो ऐसा करार, ऐसा एग्रीमेंट क्या होता है? तो ये वैलिड होता है, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। 41 क्वेश्चन है, वृद्धनिष्ठ अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत वृद्धनिष्ठ अनुतोष दिया जा सकता है, इसमें से किसको दिया जा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ? तो ये व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजनों के लिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का प्रयोग करेंगे। अगला है सेक्शन 20A, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जोड़ी गई है, जो उन संविधाओं के बारे में विशेष उपबंध करती है जो, मतलब इसमें से किसके बारे में विशेष उपबंध रखती है? सेक्शन 20A। सही आंसर है यहाँ पर कि अवसंरचना परियोजना बाबत से संबंधित है ये। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, घोषणा की डिक्री बंधन कारक है केवल किसके लिए? घोषणा की डिक्री यहाँ पर दावे के पक्षकारों के लिए, पक्षकारों और उनके तहत हित का दावा करने वाले प्रतिनिधियों पर, ट्रस्टी पर, या फिर सभी पर। तो यहाँ पे सही आंसर डी होगा, इन सभी पर जो है घोषणा की डिक्री बंधन कारक होती है। 43 का यहाँ पे आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा, यहाँ पे एक मिनट मैं एक क्वेश्चन देख लेती हूँ ये वाला। ये धारा है यहाँ पर धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पे धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए इसमें से क्या आवश्यक नहीं होगा? तो 44 का आंसर ये है ऑप्शन सी कि प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, सी आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वृद्धनिष्ठ अनुतोष अधिनियम की धारा 14 का के अंतर्गत सत्य नहीं है? 14 का के अंतर्गत इसमें से क्या सत्य नहीं होगा? ऑप्शन ए है कि विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट अभिलेख का भाग होगी, बी है कि विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय अभिलेख का भाग नहीं होगी, सी है न्यायालय किसी व्यक्ति को विशेषज्ञों को सुसंगत सूचना देने की अपेक्षा करेगा और निर्देश दे सकेगा, और डी है कि विशेषज्ञ फीस खर्च का व्यय का हकदार होगा और जो कि न्यायालय नियत करे, मतलब जो भी न्यायालय उसको बताए। तो यहाँ पर जो है 14A के अंतर्गत इसमें से क्या सही नहीं है? तो इसमें जो है कि विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय अभिलेख का भाग नहीं होगी, ये इसमें सही नहीं दिया हुआ है। अगला है 46 क्वेश्चन कि संविदा के वृद्धनिष्ठ पालन का दावा जिसमें प्रतिकर की मांग नहीं की गई है, प्रतिकर के लिए नया दावा यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए चलने योग्य नहीं है, बी है बाधित है, सी है कि यदि समय सीमा में पेश किया गया है तो चलने योग्य है, या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पर जो है बी होगा कि बाधित है, कि संविदा में स्पेसिफिक रिलीफ का पालन का दावा प्रतिकर की मांग नहीं की गई है, तो प्रतिकर का नया दावा यहाँ पर बाधित है। अगला है लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन कि जहाँ किसी आवेदन के लिए विहित समयावधि उस दिनांक की को समाप्त होती है जिस दिन अवकाश हो, तो क्या होता है उस आवेदन के साथ? यहाँ पे क्या होगा? तो देखो ऐसा होता है कि जब अवधि समाप्त हो जाती है और अवकाश होता है लास्ट डे पे, तो ये होता है कि जब भी कोर्ट खुलेगा उस दिन
उसका प्रवर्तन कराया जाएगा। तो 47 का आंसर यहाँ पे 47 का बी होगा कि जब कोर्ट खुलेगी तो उस दिन से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48 क्वेश्चन, जब कोई वाद जिसके लिए कोई परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची में अन्यंत्र उपबंधित नहीं है, वहाँ वाद लाने के लिए परिसीमा काल क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले अभी मॉर्निंग वाला से शिफ्ट कराई थी, उसमें भी पूछा था ये वाला प्रश्न कि अगर वर्ष नहीं बताया गया तो हम यहाँ मानते हैं तो 3 वर्ष माना जाता है उसमें, कि जब वाद लाने का अधिकार प्रद्योत हो तो वहाँ पर 3 वर्ष के लिए। 48 का आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला है 49, विधिक निर्योग्यता क्या होती है। विधिक निर्योग्यता इसमें से क्या होती है। तो अवयस्कता होती है, पागलपन होता है और मूढ़ता होती है। डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है पूर्वबंध की परिसीमा क्या है। पूर्वबंध की परिसीमा क्या होती है, ये 30 साल तक होती है। नेक्स्ट है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। अभिधारी, यहाँ पे 51 क्वेश्चन है। अभिधारी धारा 13(1) मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित किए अनुसार कोई रकम निक्षिप्त या फिर संदत्त करने में चूक करता है तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दे सकता है। किस सेक्शन के अंतर्गत वो ये आदेश दे सकता है कि उन बेदखली के विरुद्ध की उनकी प्रतिरक्षा काट दी जाए। तो 51 का यहाँ पर आंसर होगा धारा 13 क्लॉज 6। अगला है एमपी एकोमोडेशन एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से कौन है जो परिवार की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो विवाहित बहन जो होती है वो परिवार की डेफिनेशन में नहीं आती है। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, एमपी स्थान नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 3 का के तहत एक भूस्वामी में कौन सम्मिलित नहीं है। एक भूस्वामी में इसमें से कौन सम्मिलित नहीं होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होगा, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक ये भी होते हैं, विधवा अथवा तलाकशुदा पत्नी ये भी है, और प्राइवेट कंपनी का रिटायर कर्मचारी। 53 का आंसर यहाँ पे ये क्या होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी का रिटायर कर्मचारी ये अध्याय 3 का के तहत एक भूस्वामी में सम्मिलित नहीं होता। अगला है मानक भाड़ा कितने समय की अभिधृति के लिए नियत किया जाएगा। जो मानक भाड़ा होता है कितने टाइम के लिए किया जाएगा, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स रेंट कितना होगा, देख कितने मंथ्स के लिए होगा यहाँ पर। तो 54 का आंसर यहाँ पे सी है कि 1 साल के लिए फिक्स रेंट रखा जाता है। अगला है किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा उसके किराएदार के विरुद्ध भाड़ा नियंत्रक अधिकारी के समक्ष सद्भाविक आवश्यकता आधारित प्रस्तुत वाद में पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकेगा। किस कोर्ट के द्वारा यहाँ पर अंतिम आदेश दिया जाएगा। 55 का यहाँ पे आंसर होगा उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसके क्वेश्चन आ गए यहाँ से। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 9 के अधीन भू अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह अवधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूलित साबित ना कर दिया जाए कि किस धारा में है ये। 156 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 117। नेक्स्ट है भूस्वामी द्वारा कृषि भूमि पट्टे पर दी जा सकती है। जो कृषि भूमि है वो पट्टे पर दी जा सकती है वर्ष में 2 साल के लिए, वर्ष में 1 साल के लिए, वर्ष में 3 साल के लिए या वर्ष में 5 साल के लिए। तो यहाँ पर जो है वर्ष में 5 साल के लिए पट्टे पर दी जा सकती है भूमि कृषि वाली। 57 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 यहाँ पे किससे संबंधित है। धारा 131 संबंधित है मार्गाधिकार तथा अन्य व्यक्तिगत सुखाचार संबंधी अधिकार से। अगला है निम्नलिखित में से किस राजस्व प्राधिकारी को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। किसको इसमें से प्राप्त नहीं है शक्तियाँ, तो सही आंसर इसमें है उपखंड अधिकारी। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, भूस्वामी को अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। भूस्वामी जो कोई एसटी का सदस्य है उसे सन 2005 के दौरान उसकी भूमि के बिना वैध प्रक्रिया का अनुपालन किए निष्कासित कर दिया गया था। वह अपने कब्जे की वापसी के लिए आवेदन कितने टाइम के अंतर्गत कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो 5 वर्षों के अंदर अपने कब्जे की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। अगला है एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन 61 से। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करना, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को शेयर कर देना ताकि अपने दोस्तों को बता देना
कि प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। तो 61 क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा किस धारा के तहत स्मृति ताज़ा करने के संबंध में प्रावधान है। अगर आपने मेरे पहली वीडियो देखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। मतलब पहली वीडियो मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर था 19 वाला 2019 वाला, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था स्मृति ताज़ा करना, और ऐसे का ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे 61 का आंसर जो है यहाँ पे सी होगा 159। अगला है विचारण के दौरान डकैती का अपराध साबित करने के लिए कम से कम कितनी संख्या में गवाहों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 5, बी है 8, या सी है जज निर्देश देंगे कि कितने गवाहों का परीक्षण होना है, या फिर घ कि गवाहों की कोई निश्चित संख्या किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक नहीं है। सही बात है, इसमें डी इसका सही आंसर होगा कि गवाहों की संख्या की जरूरत नहीं है, बस वो जो तथ्य बोल रहे हैं वो प्रमाणित हो, है ना। तो 62 का यहाँ पे आंसर डी होगा। अगला है खाकों का चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर का को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। अगला है कि सेक्शन 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक साक्षी का प्रतिपरीक्षण उसके पूर्ववर्ती कथन जो लिखित में है इसके संबंध में किया जा सकता है। 145 के अनुसार 64 का आंसर यहाँ पे होगा कि उसे प्रमाणित किए बिना तथा केवल इसे साक्षी को दिखाकर। अगला है स्वीकारोक्ति स्वीकृति तथ्य का निश्चयक साक्ष्य नहीं है लेकिन वह प्रभाव रखता है। ये किस पे प्रभाव रखता है। 65 का आंसर है ऑप्शन बी विबंधन का सिद्धांत, कि भैया तुमने पहले कुछ कहा था बाद में तो कुछ कह रहे हो। ये विबंधन का सिद्धांत है 115 सेक्शन। अगला है निम्नलिखित में से किन तथ्यों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत किया गया कथन कोई सुसंगत होगा। 32(1) में जो है उसके बारे में है कि जो मर चुका है, जो व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किस प्रकरण में वैध घोषित किया गया था। ये किस किस वाद में बताया गया था। 67 का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय। अगला है एक पूर्ववर्ती कार्यवाही में साक्षी की साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 में केवल तभी ग्राह्य होगी जब विरोधी पक्षकार को प्रथम कार्यवाही में साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार अथवा अवसर था। यह कथन यहाँ पे कैसा है। तो यहाँ पे ये कथन जो है सही है, ऑप्शन ए सत्य है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि एक पक्षकार स्वयं के साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है। किस सेक्शन में बताया है ये कि कोई भी पक्षकार वो अपने स्वयं के साक्षी से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 69 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 154 में। अगला है दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा सम्मिलित की गई थी दहेज प्रतिषेध के लिए। तो यहाँ पर की गई थी 113(b), इसमें दहेज मृत्यु की अवधारणा है 113(b) में। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य किसके संबंध में दी जा सकती है। यहाँ पे साक्ष्य किसके संबंध में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य और विवादक सुसंगत तथ्य दोनों पर, या कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी कि उन वे तथ्य जो सुसंगत है और जो विवादक तथ्य है उनके बारे में साक्ष्य दिया जाएगा। एविडेंस एक्ट में ये बताया है। अगला है विवादास्पद हस्तलेख प्रमाणित कराया जा सकता है किसके द्वारा। ये जो विवादास्पद हस्तलेख हैं किसके द्वारा प्रमाणित कराए जाएंगे। ए है कि हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाकर, बी है विवादास्पद दस्तावेज के लेखक की हस्तलेख में परिचित व्यक्ति को साक्ष्य में पेश करके, दो स्वीकृति या फिर विवादास्पद दस्तावेज की तुलना से, या फिर ये सभी से। तो देखो सही आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा कि इन सभी से जो है उनको ये जो दस्तावेज है उनको प्रमाणित कराया जाएगा। अगला है 73 क्वेश्चन कि एक अभियुक्त की स्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य होती है कब। ये कब इसमें ग्राह्य हो जाएगी। तो यदि उनका समान अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो रहा है, तो अगर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति बोल देगा कि हाँ ये अपराध किया है तो ये माना जाएगा कि बाकी सब ने भी वो अपराध किया है, उनका भी ये स्वीकृति हो गई है। अगला है कि एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होंगे, ये किस सेक्शन में है। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में बताया है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत वसीयत के लिए 30 वर्ष की समय अवधि का प्रारंभ होता है। यहाँ पे कब से प्रारंभ हो जाएगा। तो वसीयत की तिथि से 30 वर्षों के लिए। अगला है इंडियन पीनल कोड के क्वेश्चन है
कि 76 क्वेश्चन है, यदि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय है तब जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रत होने पर कारावास की सजा होगी। मतलब अगर किसी को पेनल्टी के तौर पर किसी को जुर्माना पेनल्टी के तौर पर किसी को बताया कि तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा और वो जुर्माना भी नहीं देता है तो फिर उसकी क्या सज़ा होगी, मतलब क्या उसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर 76 में आंसर होगा उसको साधारण, जो भी उसने अपराध किया है तो उसको जो भी उसकी सज़ा होगी उसके हिसाब से साधारण कारावास दे दिया जाएगा। 77 क्वेश्चन है कि एक अपराध जो कारावास और अर्थदंड से दंडित है उसने अर्थदंड के व्यतिकरण में अधिकतम कारावास जो दिया जा सकता है उसको कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपराध के लिए अधिकतम नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं है ना, 1/4 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अगला है कि ए बी के साथ सहमत होता है कि वह बी को उसकी परीक्षा में नकल करने के लिए सहायता करेगा, यह कृत्य होगा। यह कृत्य कैसा है, तो ये आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कि एक 17 वर्ष की वा की पुत्री है को वा की सहमति के बिना को दक्षिण भारत घुमाने के लिए ले जाता है। ने कौन सा अपराध यहाँ पर किया है, यहाँ पर उसने व्यपहरण किया है, किडनैपिंग। अगला है जोसेफ साइन विरुद्ध भारत संघ के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा को असंवैधानिक करार दिया है, किस सेक्शन को, तो ये है 497। अगला है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार इसमें से किसको उपलब्ध नहीं होगा, विकलचित व्यक्ति के विरुद्ध होगा और बच्चे के विरुद्ध होगा जहां लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। तो यही इसका सही आंसर है। इसके लिए जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा कि अगर तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम किसी के पास अपनी शिकायत लेके जा सको तो फिर तुम तब भी नहीं गए, है ना, तो तब ये प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा। अगला 82 क्वेश्चन कि को एक कीमती अंगूठी पड़ी मिली, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। अब उसके स्वामी की खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। यहाँ पर ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है, वो किस सेक्शन के अनुसार, तो यहाँ पर है 403 के अनुसार, 403। नेक्स्ट, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विधिक शुक्ति पर आधारित है। 7 वर्ष से कम आयु वाला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं डोली इनकैपेक्स, और जो 7 वर्ष से ज़्यादा 7 से 12 होता है उसको हम बोलते हैं डोली कैपेक्स। अगला है यह जानते हुए कि ने यह की हत्या की है, को दंड से प्रतिशादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में की सहायता करता है। यहाँ पर किस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, तो यहाँ पर जो है ये होगा 201 के अंतर्गत उत्तरदायी। नेक्स्ट है या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। ऐसा करने में या का स्वेच्छा सदोष परिरोध कारित करता है। ने यहाँ पर क्या किया है, तो ने यहाँ पर जो है लूट किया है, उसको लूटा है, बी ऑप्शन है। अगला है के द्वारा को की हत्या करने के लिए उकसाया जाता है, जो ऐसा करने से इनकार कर देता है। यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी होगा, यहाँ पर कोई अपराध के लिए नहीं, हत्या कारित करने के दुष्प्रेरण के लिए होगा, है ना, क्योंकि उसने दुष्प्रेरित तो किया है ना, उकसाया उसको, तो बी आंसर होगा यहाँ पर। 87 का आंसर है कि ए और बी अच्छे दोस्त हैं। ए बी से शादी का प्रस्ताव करता है किंतु बी इनकार कर देती है। ए यह संदेह करता है कि बी का प्रेम संबंध किसी अन्य से है और ए बी द्वारा उपयोग करने वाले मोबाइल फ़ोन और ईमेल अकाउंट मॉनिटर करता है। ए द्वारा इसमें कौन सा अपराध किया गया है, तो यहाँ पर जो है ये उसका पीछा कर रहा है ना, ये ऑप्शन सी है, पीछा करना। नेक्स्ट है, जब न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि यह विधि द्वारा उसे दी गई है, तब न्यायाधीश क्या अपराध करता है। ये क्वेश्चन भी बना था, तो यहाँ पर ये न्यायाधीश जो है कोई अपराध नहीं करता क्योंकि वो विधि द्वारा बाउंड है यहाँ पर। अगला है कि एक गरीब विद्यार्थी को सड़क पर चिट्ठी पड़ी मिलती है, उसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए गए निर्देश एवं विषय वस्तु से उसे ज्ञात होता है कि वह नोट किसका है और वह उस नोट से कुछ किताबें खरीद लेता है। यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी है, यहाँ पर जो है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दोषी होगा। अगला है 90 क्वेश्चन कि संपत्ति के विरुद्ध इन अधिकारों में से किस अपराध के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो आपराधिक न्यास भंग के लिए नहीं है, इसके अलावा आपराधिक अतिचार, लूट और रिष्टी करने के प्रयत्न के लिए होगा। अगला है यहाँ पर सीआरपीसी के क्वेश्चन देखते हैं 91 से कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त कथन लिया जाता है
किस पर कथन लिया जाएगा यहाँ पर? तो सही आंसर होगा इसके कि ये शपथ के बिना कथन लिया जाएगा। अगला है सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है। अग्रिम जमानत 438 के तहत किसको दी जाएगी? अजमानती अपराधों में दी जाएगी। अगला है अध्याय 21 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के द्वारा दोष सिद्धि मामले में अधिकतम कितने कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया जा सकता है? कितने वर्ष का? तो ये 3 माह का, 3 मंथ के लिए। नेक्स्ट है सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये होगा ऑप्शन बी, धारा 313। नेक्स्ट है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से 100 रुपये के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहाँ अपील होगी कहाँ पर? मतलब किस कोर्ट में जाकर इसकी अपील होगी? तो इसमें कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 100 रुपये के जुर्माने का दंडादेश देता है तो उसमें कोई अपील नहीं होगी। अगला है धारा 167 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को अधिकतम समय जिसके लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है कितने दिनों के लिए? तो यहाँ पर 96 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा 15 दिन, ऑप्शन ए। अगला है सीआरपीसी की धारा 389 की उपधारा 3 के तहत विचारण न्यायालय उस दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगा जो अपील प्रस्तुत करना चाहता है। इसने इनमें से कौन सी दशा में विचारण न्यायालय दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है? मतलब किस सेक्शन के तहत वो जमानत पर छोड़ेगा? तो यहाँ पर 97 का आंसर क्या होगा? ये होगा कि यहाँ पे होगा सेक्शन 335 भारतीय दंड संहिता के अपराध के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। ये पर 97 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 372 के अनुसार पीड़ित को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, किंतु वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता जिसमें कि न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दंडादेश अधिरोपित किया गया हो। अगला है 99 क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर सिग्नेचर कर दिए हैं तब लिपिय तथा गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं होगा? ये किस सेक्शन में बताया गया है? 99 का आंसर 463 में, यहाँ पर आएगा 361 में, 362 में, 363 में। तो 99 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा कि 362 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन है कि धारा 103 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दंडित व्यक्ति को दिए गए आजीवन कारावास के दंड को समुचित सरकार न्यूनतम कितने वर्ष के लिए लघुकृत कर सकेगी? तो यहाँ पर कम से कम कितने वर्ष के लिए कर सकती है? 14 वर्षों के लिए। सी आंसर होगा यहाँ पर, 100 का आंसर सी होगा। अगला है धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के अतिरिक्त कौन सी धारा है जो सत्र न्यायालय को प्रकरण अपर्पित करने का प्रावधान करती है? उपारित करने का इसमें से कौन सा सेक्शन है प्रावधान करता है? 101 का आंसर क्या होगा? 101 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 323। नेक्स्ट है कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी यदि कोई मजिस्ट्रेट इस प्रकार सशक्त ना होते हुए किस सेक्शन में कि समरी प्रकृति से अभियुक्त का विचारण करें? तो यहाँ पर ऐसी अनियमितता कार्रवाई को दूषित करेगी यदि कोई मजिस्ट्रेट इस प्रकार सशक्त ना होते हुए कि समरी प्रकृति के अभियुक्त का विचारण करें। 102 का आंसर सी होगा। अगला है क्या विचारण की समाप्ति एवं अपील के निस्तारण के पूर्व उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए अभियुक्त से जमानत प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है? बताइए क्या कहा जा सकता है यहाँ पर? 103 का आंसर क्या होगा कि हाँ कहा जा सकता है, धारा 437A सीआरपीसी के अनुसार। नेक्स्ट है दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को सीआरपीसी की किस धारा में समाविष्ट किया गया है? दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण ये किस सेक्शन में है? सेक्शन 302 और सेक्शन 300, तो सेक्शन 308 या 304। सही आंसर यहाँ पे 104 का आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 300 में। नेक्स्ट है सीआरपीसी का 105वां क्वेश्चन कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त स्वयं को एक सक्षम साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है? 105 का आंसर यहाँ पे होगा 315 डी आंसर है। अगला है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चन
धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम की कौन सी बात तब तक लागू न होगी जब तक कि वह चेक जारी होने की तिथि से 6 माह के अंदर अथवा उसके विधिमान्य रहने की अवधि के अंदर जो भी पूर्व हो बैंक में पेश नहीं कर देता। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 क्वेश्चन कि यदि आदेश पर भुगतान योग्य चेक में अंक और शब्दों से भिन्न राशि लिखी हुई हो तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये यहाँ पर शब्दों में लिखी गई राशि को माना जाएगा और भुगतान कर दिया जाएगा। अगला 108वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से पराक्रम में लिखित नहीं है, इसमें से कौन है जो पराक्रम में लिखित नहीं है। 108 का आंसर ऑप्शन ए होगा बंद पत्र। अगला 109 क्वेश्चन की धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम के तहत कार्यवाही में क्या प्रतिरक्षा मान्य नहीं की जाएगी। 109 का आंसर क्या होगा। ए है चेक लेखीवाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, बी है परिवादी चेक का धारक या सम्यक अनुक्रम में धारक नहीं है, सी है लेखीवाद को चेक लिखते समय यह विश्वास करने का आधार नहीं था कि उसके द्वारा चेक अनादृत हो जाएगा, या घा है कि उसके द्वारा चेक वैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए जारी नहीं किया गया। 109 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत 31 अगस्त 2018 तारीख का एक वचन पत्र ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के 3 मास पश्चात देय होगा, तो उक्त लिखित को परिपक्व हो जाएगा, मतलब कब वो मैच्योर हो जाएगा, तो ये है 3 दिसंबर 2018 को। 31 अगस्त 2018 से 3 दिसंबर 2018 को मैच्योर हो जाएगा। आगे जीके का क्वेश्चन है 111वां क्वेश्चन कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है। मध्य प्रदेश में स्वर्ण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाएगी। 111 का आंसर है ए सोन नदी को। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद की भूमि है अलीराजपुर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पर है। चंदौली नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 G4 देशों के समूह में कौन शामिल नहीं है। G4 देशों के समूह में इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो श्रीलंका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है पालपुर कुनो अभ्यारण्य इनमें से कहाँ पर है। पालपुर कुनो अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये श्योपुर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। अगला है 17वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है पहले यूरोपवासी जिन्होंने भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया, तो पहले यूरोपवासी कौन थे। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली थे सबसे पहले। नेक्स्ट है प्रथम एशियन गेम्स कहाँ हुए थे। जो पहले एशियन गेम्स थे वो कहाँ हुए थे। सही आंसर क्या होगा इसमें, यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय झंडे को किसने अभिकल्पित किया है। जो भारत का झंडा है उसको किसने अभिकल्पित किया है। यहाँ पे सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, पिंगलई बेनकैया ने। नेक्स्ट है 121वां क्वेश्चन ओलिवर ट्विस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। ओलिवर ट्विस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 122वां क्वेश्चन विद्युत प्रवाह मापने की यूनिट क्या है। विद्युत प्रवाह मापने की यूनिट ये एम्पियर होती है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शक संवत की शुरुआत कब हुई। 124 का आंसर है शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 AD में। अगला है राष्ट्रीय गान संवैधानिक सभा द्वारा किस दिन को अंगीकृत किया गया था। जो राष्ट्रीय गान है राष्ट्रीय गान अंगीकृत कब किया गया था। 125 का आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अंगीकृत कर दिया गया था। अगला है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और ये कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये बना था 26 का आंसर है यहाँ पर डी, 39वें नंबर का 29। अगला है डॉक्टर एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो डॉक्टर एस चंद्रशेखर थे इनको सम्मानित किया गया था भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स के लिए। अगला है सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसे मौत की सजा हुई थी। ये वाला क्वेश्चन भी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, तो इनका नाम था खुदीराम बोस। अगला है भारत का वायसराय कौन था जब रोलट पारित हुआ था। रोलट एक्ट आया था भारत में, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, उसके बाद में लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड बाबेल। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ये लॉर्ड
चैम्प से फोर्थ थे उस टाइम पे जब रोलर टैक्ट भारत में आया था। 130वां क्वेश्चन है कि बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है। ये वाला भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। बाढ़ सागर परियोजना ये सोन नदी पर है। आगे कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। तो इसका 131वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इसमें से कौन है जो सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है। तो 131 का इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, टीबी होता है उसको, टीबी बोलते हैं हम, टेराबाइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना हो तो हम कीबोर्ड में क्या प्रेस करेंगे। तो 132 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करने पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला है MICR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट है 134, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीसेज ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज। तो एक तरीके से इनपुट डिवाइस में से क्या होगी। 134 का आंसर यहाँ पे कीबोर्ड है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ CPU। अगर हमें उसकी CPU और रैम के बीच में स्पीड अगर हम बढ़ानी है तो हम CPU में किस चीज़ की पावर को बढ़ाएंगे। 135 का यहाँ पर कैश मेमोरी जो होती है हम उसको रिमूव करते हैं ना ताकि स्पीड बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि 136 क्वेश्चन फंक्शन की, इसमें से कौन सी फंक्शन की है जो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स हेल्प्स टॉपिक्स एंड टिप्स टू अकम्प्लिश आवर टास्क। इसमें से हम कौन सी की को प्रेस करेंगे। 136 का आंसर यहाँ पे है F1, ये फंक्शन की होती है। अगला है विच काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट। इसमें से किस टाइप के ऑपरेशंस कंप्यूटर कैरी आउट करता है। 137 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन है जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। तो 138 का आंसर है CPU, ये प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन है। तो ये चार्ल्स बेबेज थे जो कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर का। तो 140 का आंसर हम देखें तो इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन 141 से। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, द चाइल्ड ब्रोक द मिरर। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन पैसिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस में सही है कि द चाइल्ड ब्रोक द मिरर। आपको ये एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, द मिरर वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। नेक्स्ट है रिप्रोवेट मीन्स। रिप्रोवेट मीन्स का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ए पर्सन विदाउट मोरल सर्पल्स। वो ए इसका आंसर होगा, सर्पल्स, ठीक है। 143 का आंसर हाँ देखते हैं क्वेश्चन 143, अ पर्सन जीनियसली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इम्पेनिएशन ऑफ वुमेन इज। इसको हम क्या बोलेंगे। ऐसे पर्सन जो कि जीनियसली इंटरेस्टेड है किसी वेलफेयर में वुमेन के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं। 143 का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन वे, फेमिनिस्ट। अगला है ऐप को एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होता है यहाँ पर ऑप्शन सी, ओपेक। ऑप्शन 145 है, यहाँ पे 144 का ऑप्शन सी होगा। 145 क्वेश्चन है, यहाँ पर एडिलेशन का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन ए बी सी डी में से 145 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, एडाइमेशन। अगला है 146, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम्स फ्रेजेस CI to I। इसका मतलब क्या होता है। ये एडम्स फ्रेजेस है, इसका मीनिंग क्या होगा। 146 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एग्री। नेक्स्ट है 147, सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स बताना है। अवेटिंग का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, मतलब उसका सिमिलर क्या वर्ड होगा। तो 147 का आंसर होगा ऑप्शन सी, एडजॉइनिंग। नेक्स्ट है 148, फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट स्टेटमेंट टू बी इन। इसमें से क्या है। 148 का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट स्टेटमेंट टू बी इन, ठीक है। अगला है 149 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम, अ पर्सन विच होम वन शेयर अ प्राइवेट मैटर ट्रस्टिंग देम टू नॉट रिपीट टू अदर। इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ऑप्शन बी। अगला है 150 क्वेश्चन और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रोडिगल, इसका एक वर्ड क्या होगा।
इसका मतलब होता है वेस्टफुल। डी आंसर है इसका वेस्टफुल। तो मैंने आपको ये 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं 2019 वाले पेपर के, जो कि एमपी में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया है। इसके बाद हम 2016 वाला पेपर भी देखेंगे, 18 वाला भी देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।